तो मेरा नाम सचिन कुशवाहा है। मैं आप लोगों को आहार सूची के बारे में बताने जा रहा हूँ और मरीज का अधिकार क्या क्या होता है। सबसे पहले मरीज का अधिकार, मरीज को अपने बारे में जानने का अधिकार होता है कि हाँ वो उसे क्या क्या चीज हुआ है, वो डॉक्टर से उसको पूछने का अधिकार है। वो अपने मरीज को अपने बारे में उसको जानने का अधिकार होता है। मरीज डॉक्टर उसको क्या क्या चीज दे रहा है खाने का, उसको उसके बारे में जानकारी लेना भी उसके लिए है, जरूरी है। वो मरीज को अपना डॉक्यूमेंट देखना के लिए देखना है कि हाँ वो फ्यूचर में भी देख सकता है कि क्या, या कभी मरीज को अपना इलाज से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जा सकता है, वो इलाज वहां से ना करा के। और प्राइवेसी, अगर डॉक्टर से उसको प्राइवेसी चाहिए कि हाँ उसको जो चीज हुआ है वो किसी और को मतलब कि पता ना चले। मरीज को अपने अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है, वो उसको क्या क्या चीज खाना जरूरी है, ये सब जानना जरूरी है। मरीज के आहार सूची, मरीज अपने धर्म के अनुसार से उसको भोजन सूची उसको खिलाना चाहिए। अगर वो मीट खाने वाला है तो उसको मीट भी देना चाहिए, अगर वो शाकाहारी सिर्फ है तो उसको शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। भोजन मरीज के पसंद के अनुसार होना चाहिए। अगर मरीज को भोजन पसंद जो है उसी के अनुसार होना चाहिए और वो भोजन अपना लिमिट के अनुसार होना चाहिए। भोजन को लिक्विड फॉर्म में हम लोग को उसको इसी देना चाहिए, वाटर या कोई हो गया जैसे ड्यू हो गया या फ्रूटी। हर कोई बोल दिया हम कपाट फाड़। मरीज को सबसे पहले हम लोग खाना वाना खिलाएंगे तो उसका हाथ धुलवाएंगे और उसको मुंह धुलवाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको खाना खिलाएंगे। हो गया ये तीनों खत्म। और बेड मेकिंग में हम लोग सबसे पहले मेटर्स को बनाएंगे, जो हम लोग के हाथ रख के उसको ऊपर से रख के बनाया जाता है, उसको हम लोग बनाएंगे। उसके बाद उसको पहले बिना वाटर से उसको हम लोग साफ करेंगे और किडनी ट्रे भी लेंगे, उसके लिए हम लोग किडनी ट्रे में उसको रखेंगे। उसके बाद हम लोग मेकिंग टॉस, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बिछाएंगे। साफ करने के बाद उसको फिर वाटर से हम लोग और उसमें लिक्विड में इति डाल देंगे, जैसे डिटॉल डाल देंगे। उसके बाद हम लोग उससे साफ करेंगे। उसके बाद हम लोग मेकिंग टॉस को उस पर बिछाएंगे। उसके बाद हम लोग बेडशीट को बिछाएंगे। उसके बाद हम लोग पिलो को लेंगे और उसको डालेंगे पिलो। उसके बाद तकिया रख देंगे। उसके बाद हम लोग ब्लैंकेट को उस पर अच्छा से बिछाएंगे और ऊपर से हम लोग बिछा के लाएंगे नीचे की तरफ ला के, तब उसके बाद मोड़ेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे और वहां से जब हो जाएगा तो उसको हम लोग अच्छा से पूरा ऐसे खिंचवाना जो होता है ना कि मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको एकदम अच्छा से रहना चाहिए। ओके, ये भी हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं आज टॉपिक मिला है पेशेंट जो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले पेशेंट राइट में हम जो पेशेंट है उसको मतलब उसका जो इलाज हो रहा है उसको जानने का पूरा अधिकार है। उसको अगर वो पेशेंट बात नहीं कर सकता तो वो अपने फैमिली मेम्बर को किसी को रख सकता है बात करने के लिए। उसको जो इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में उसको जानने का पूरा अधिकार है। वो अपना डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर उसका जानने का पूरा अधिकार है। उसके बाद मैं रिस्पायरेशन बताने जा रही हूँ। रिस्पायरेशन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को रिस्पायरेशन कहा जाता है। रिस्पायरेशन सबसे पहले रिस्पायरेशन में ओरल कैविटी आता है, फिर उसके बाद ओरल कैविटी आता है, फिर उसके बाद नोजो कैविटी। उसके बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स 3 प्रकार के होते हैं। लैरिंग्स आता है, फिर फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स 3 प्रकार के होते हैं, ओसोफेरिंग्स, नोसोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर उसके बाद ट्रेकिया आता है और ट्रेकिया जो कार्टिलेज का बना होता है, जो मतलब सांस लेते हैं तो उसको चिपकने से रोकता है। और उसके बाद ट्रेकिया 2 भागों में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकी कहते हैं।
फिर ब्रोंकी आगे चल के बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकिलाइज करते हैं। और फिर उसके बाद एल्बोलाइज आता है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर वहाँ से O2 युक्त O2 हमारे पूरे ब्लड में चला जाता है, सेल और टिश्यू में चला जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। देश में आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, जिसके चलते लोगों को डेथ हो जा रहा है। इसके चलते है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी यानी दूसरे किसी बीमारी के चलते जो हाइपरटेंशन होता है उसे सेकेंडरी बीमारी चलते हैं, यानी कि जिसका चीनी भरा हुआ है, अगर चीनी के चलते उसको बीपी बढ़ गया तो उसको इक्वल टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में बीपी में दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक, एक होता है डिस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मैक्सिमम प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक होता है, और आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मिनिमम प्रेशर इक्वल टू डिस्टोलिक होता है। यानी कि 35 साल के स्तर मतलब देखा जाता है 35 साल की उम्र बढ़ने के बाद 35 साल के लोगों में बीपी का लक्षण देखा गया है, यानी कि हाइपरटेंशन उसको हो सकता है। हाइपरटेंशन फैमिली हिस्टोरी, जिसका मतलब दादा का हो या किसी माता पिता का हो, जेनेटिक बीमारी है या हाइपरटेंशन फैमिली मतलब जिसका वाले बैकग्राउंड में फैमिली किसी को हाइपरटेंशन हुआ है, बीपी हुआ है, तो आगे आने वाला जनरेशन में भी उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन बढ़ने का कारण है ज्यादा नमक खाना है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उसको हो सकता है, ज्यादा फैट वाला चीज खा सकता है, उसको चीनी हुआ है, या प्रेगनेंसी टाइम में एनीमिया के कारण उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन उसके बाद स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया एक बीमारी होता है, उसके चलते भी बीपी हो सकता है। अनकंट्रोल बीपी के चलते क्या क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, उसके बाद ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसके बाद स्ट्रोकनेस हो जाता है, उसके बाद किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों की रोशनी भी इससे चल जाती है। उसके बाद डिमेंटिया की बीमारी भी हो सकती है। डिमेंटिया की बीमारी यानी कि याददाश्त कमजोर होना उसको कहते हैं। विजन लॉस होता है, यानी कि हार्ट फेल्योर हो जाता है। हाइपरटेंशन में हार्ट फेल्योर हो जाता है और उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। बीपी का सिम्टम क्या क्या है, सर में दर्द होना, जी मिचलाना या सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत आना, उल्टी होना, अनकॉन्शियस बीपी में क्या होता है, उल्टी ज्यादा होना, या उसके बाद डिमेंटिया होना, बीपी उसको ज्यादा हो जाता है। उसके बाद बचाव इसका क्या क्या है, बचाव इसका रेगुलर एक्सरसाइज करें, 4 से 5 किलोमीटर तक कम से कम वॉक करें, स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन ना करें। उसके बाद खाना में फैट वाली चीज जो चर्बी होता है, तेल मसाला होता है, उसको कम लें, और डॉक्टर के अनुसार ट्रीटमेंट फॉलो करें। ब्लड प्रेशर बढ़ने का जांच क्या क्या है, उसको जांच करवाना है, लिपिड प्रोफाइल को जांच कराएं, थायराइड को जांच कराएं, और ईसीजी को जांच कराएं। उसके बाद बीपी को भी जांच कराएं, केएफटी को भी जांच, केएफटी यानी कि किडनी को भी जांच कराएं। ब्लड प्रेशर में देखा जाता है नॉर्मल वैल्यू यानी कि स्टेज 1 होता है, नॉर्मल वैल्यू स्टेज 1 होता है, यानी कि नॉर्मल में होता है 120/80 होता है। स्टेज 1 में हो जाता है ब्लड प्रेशर अगर 35 से जो ऊपर होता है उसको 140/90 कहते हैं। उसके बाद इमरजेंसी हाइपरटेंशन क्या हो गया, इमरजेंसी हाइपरटेंशन अभी आपको बताया है, जो एक बैग अनकॉन्शियस हो जाना, मतलब उल्टी ज्यादा होना, जी मिचलाना। इमरजेंसी हाइपरटेंशन में 180/120 हो जाता है, यानी कि सिस्टोलिक हो जाता है 180 और डायस्टोलिक हो जाता है 120। तो आप लोग यही सलाह देंगे कि ज्यादा तेल मसाला ना खाएं और ज्यादा फैट वाला चीज ना खाएं, और बचाव के लिए हम वॉक करें और डॉक्टर का अनुसार ट्रीटमेंट उसका फॉलो करें। डाइजेस्टिव सिस्टम वो है जो हमें मतलब हम जो खाना खाते हैं उस खाना को हमें पचाने को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सबसे पहला काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे दांत का होता है, जो पागल है क्या, ऐसा रहेगा। सबसे पहला काम हमारे दांत का होता है, जो कि सबसे पहला दांत हमारा इंसीजर होता है। इंसीजर हमारे खाना को छोटे छोटे मतलब वो काटने का काम करता है। उसके बाद केनाइन आता है, केनाइन हमारे खाना को टुकड़ों में बांटता है। उसके बाद मोलर आता है, और मोलर भी हमारे खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, और प्री मोलर हमारे खाना को मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर उसे मतलब कुचलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा मतलब जीभ का काम होता है, जो हमारे उसमें से सलाइवा निकलता है, वो हमारे ग्लैंड निकलता है, जो हमारे खाना को बोलस बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और उस खाना को बोलस बना के वो खाना को पचाने का भी काम करता है। और उसमें जो हमारा जीभ है वो हमारे बोलने में भी और स्वाद को भी बताता है।
उसके बाद क्या बोलते हैं यार, उसके बाद आता है, उसके बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स वो होता है जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वो हमें बोलने में मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होती है और पुरुषों में ज्यादा होती है। उसके बाद फेरिंग्स आता है, जो फेरिंग्स 3 प्रकार का होता है, नोसोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। नोसोफेरिंग्स जो हमारे नाक के पीछे होता है और ओरोफेरिंग्स जो हमारे मुंह के पीछे होता है, वहां से हमारा फूड लिक्विड लंग्स मतलब फूड लिक्विड स्टोमच में जाता है। और नोसोफेरिंग्स जो हमारे नाक के पीछे होता है, वहां से बस गैस ही जाता है। उसके बाद आता है ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया में हमारे कार्टिलेज पाया जाता है जो फ्रेमवर्क का काम करता है, जो स्वेलिंग भी करता है आसानी से। वो ट्रेकिया जो होता है वो हमारे खाना को आसानी से स्टोमच में पहुंचाता है। उसके बाद ब्रोंकियस जो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, उसके बाद से बहुत सारे भागों में ब्रोंकाइस होते हैं। ब्रोंकाइस के बाद बोलो फिर से करो। हेलो, मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है। आज मैं आप सबको इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इम्यूनिटी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। इम्यूनिटी ना होने से हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक तंत्र। जब हमारा शरीर कोई भी बीमारी से लड़ सकता है, इम्यूनिटी हमारा मजबूत हो। तो इम्यूनिटी हम कई तरीके से ले सकते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के 2 भागों में बांटा गया है, इनर इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनर इम्यूनिटी वो होता है जो हम अपने माता के दूध द्वारा या माता के पेट में जब प्लेसेंटा द्वारा जो बच्चे में जाता है इम्यूनिटी, उसे हम ये इनर इम्यूनिटी बोलते हैं। इनर इम्यूनिटी जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है तो सबसे पहले इनर इम्यूनिटी ही रिपेयर होता है उससे लड़ने के लिए। इनर इम्यूनिटी के बाद आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जब हमारा शरीर पहले से ही अगर किसी बीमारी की वजह से ग्रसित हो गया हो और हमारा बॉडी उसका एंटीबॉडी अपने आप तैयार कर लिया हो, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारा शरीर अपने आप ही उस बीमारी से लड़ने के लिए अपना एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। शरीर में जब बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है जब हम बचपन में जब जन्म होता है उसी समय BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका लगाया जाता है ताकि हम बड़े हो जाए तब हमें TB या अन्य बीमारी ना हो। उसके अलावा भी कई सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। जब हमारा शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है तो सबसे पहले तो इनर इम्यूनिटी एक्टिव होता है। जब वह नहीं लड़ सकता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इनर इम्यूनिटी के पास अपना मेमोरी नहीं होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास अपना मेमोरी होता है। जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड वेसल्स में ग्रेनुलोसाइड और ग्रेनुलोसाइड नामक एंटीबॉडी होता है जो हमारे बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। ग्रेनुलोसाइड जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस इंटर करता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल उसको मारने का काम करता है। न्यूट्रोफिल सबसे पहले बैक्टीरिया और वायरस से जाके लड़ता है। जब न्यूट्रोफिल लड़ते थक जाता है तो उसके बाद मोनोसाइट आता है और वो बैक्टीरिया से लड़ता है। न्यूट्रोफिल पहले जो न्यूट्रोफिल लड़ रहा था वो एक करके बैक्टीरिया खाता है। जब मोनोसाइट आता है तो वो एक साइड कई सारे बैक्टीरिया को खा जाता है। जब मोनोसाइट भी थक जाता है उसके बाद मोनोसाइट के बाद लेम्फोसाइट आता है। लेम्फोसाइट में 2 सेल होते हैं, T सेल और B सेल। T सेल जब तीनों बैक्टीरिया वायरस से लड़ते थक जाता है तो T सेल और B सेल एक्टिव होता है। T सेल में 3 एंटीजन पाए जाते हैं।
टी सेल में हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिन सेल और मेमोरी सेल पाया जाता है। हेल्पर से सबसे पहले आता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल तभी काम करता है जब हमारा शरीर के उस बीमारी से पहले ही लड़ चुका हो और उसका मेमोरी उसके पास हो, तभी मेमोरी सेल काम करेगा, नहीं तो मेमोरी सेल काम नहीं करता है। उसके बाद साइटोटॉक्सिन सेल आता है। साइटो यानी सेल, साइटोटॉक्सिन सेल तभी काम करेगा जब वो बीमारी सेल से रिलेटेड हो, और नहीं तो वो साइटोटॉक्सिन सेल काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है हेल्पर सेल, उसका नाम ही है हेल्पर सेल। हेल्पर सेल आता है तो वह अपना हेल्पर सेल में मेमोरी सेल होता है। हेल्पर सेल में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल दोनों होता है। मेमोरी सेल तो तभी काम करेगा जब वो पहले बीमारी हो चुका हो। और उसके बाद आता है प्लाज्मा सेल। बैक्टीरिया, देखिए जैसे पहले ही बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है तो वह अपना एंटीजन छोड़ता है, एंटीजन, और प्लाज्मा एंटीबॉडी तैयार करता है। एंटीजन और एंटीबॉडी मिलेगा तो वह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर अगर इम्यूनिटी मजबूत नहीं हो तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां हो सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और हम आप लोगों को ब्लड के बारे में समझाने जा रहे हैं। ब्लड जो होता है ना, ब्लड जो होता है, ब्लड 45% और प्लाज्मा 55% मिलकर ब्लड का निर्माण करता है। ब्लड सेल वो है जो बोन मैरो के पास खाली जगहों में ना इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से ना ब्लड का निर्माण करता है। इसे यह किडनी के पास पाया जाता है। और उसके बाद ब्लड सेल है ना, ब्लड सेल 3 प्रकार के होता है, WBC, RBC और प्लाज्मा, ठीक है। प्लेटलेट्स होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC का रेड ब्लड सेल होता है, इसे रासायनिक नाम इसका इरिथ्रोपोइटिन है। इसमें 45 लाख से 55 लाख पर क्यूबिक mm ब्लड होता है। इसका डायमीटर होता है 7.2 से 7.4 तक, ठीक है। उसके बाद WBC है, WBC हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड, इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट। यह 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक mm ब्लड होता है। उसके बाद प्लेटलेट है, प्लेटलेट यह 1.5 लाख से 4 लाख तक इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। और यह उसके बाद प्लाज्मा 2 भाग में टूट जाता है, सॉलिड और वाटर। सॉलिड 8% और वाटर 92% में। उसके बाद प्लाज्मा 3 पार्ट में, प्लाज्मा 2 पार्ट में टूटता है। प्लाज्मा प्रोटीन 7% और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा 1%। अब प्लाज्मा प्रोटीन 3 पार्ट में टूटता है, एलुब्रिन और ग्लोबुलिन है, जो 5 प्रकार का होता है। वो ग्रेनोसाइट हो जाएगा, ग्रेनोसाइट में 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और बेसोफिल। उसके बाद एक ग्रेनोसाइट में आ जाएगा 2 प्रकार के, लिम्फोसाइट हो जाएगा, मोनोसाइट हो जाएगा। न्यूट्रोफिल हो जाएगा, उसका कार्य होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ना। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 40 से 70 तक होता है। उसके बाद हो जाएगा ईसोफिल का कार्य होता है पैरासाइट इन्फेक्शन पैदा करना। इसका नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा 0 से 6%। उसके बाद हो जाएगा बेसोफिल का कार्य हो जाएगा एलर्जी इन्फेक्शन पैदा करना। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0 से 1%। उसके बाद आ जाएगा एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट का कार्य हो जाएगा एंटीबॉडी बनाता है या बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 20 से 35%। उसके बाद हो जाएगा मोनोसाइट का कार्य हो जाएगा बैक्टीरिया वायरस को ना खा जाता है। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0 से 2%। उसके बाद आ जाएगा हेमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हेमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू मेल में होता है 13 से 18 mgdl होता है। उसके बाद फीमेल में नॉर्मल वैल्यू होता है 12 से 16 mgdl। उसके बाद आ जाएगा एस्पिरिन है, जो एस्पिरिन यह एक इमरजेंसी। उसके बाद आ जाएगा एस्पिरिन जो है यह आरबीसी का कब्रिस्तान भी एस्पिरिन को बोला जाता है। आरबीसी का यह है ना इमरजेंसी में 250 ml है ना ब्लड स्टोर करके रखता है और इसका 1 माइक्रोलीटर बराबर होता है 0.001 मीटर स्क्वायर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पिंकी कुमारी है और मैं एनीमिया के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। एनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड। आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है।
एनीमिया में आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी होगी प्रोटीन और एल्यूमिन की। कॉज ऑफ एनीमिया एक्वेटिक ब्लड लॉस, मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी, क्रोनिक ब्लड लॉस और यूट्राइन डिजीज और टीबी में। बच्चों में एनीमिया वर्म इन्फेक्शन एनीमिया होता है, रेड ब्लड सेल और ये मार्फोलॉजिक चेकअप में एनीमिया होता है। एक्वेटिक बीमारी, जो अचानक से कोई बीमारी हो उसे एक्वेटिक बीमारी बोलते हैं। और क्रोनिक बीमारी, जो बीमारी लंबे समय से हो और इसमें ब्लड का लॉस भी हो रहा हो। हेमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी का शेप और साइज चेंज हो जाता है, आरबीसी का लाइफ साइकिल भी कम हो जाता है। ब्लड कैंसर डेवलपमेंट होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है और क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। एंडोक्राइन डिजीज भी होता है इसमें, जिसको हार्मोनल डिजीज भी बोलते हैं। थायराइड में भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, जिसको परनेसिस एनीमिया भी कहते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ओल्ड पेशेंट और साइकेट्रिक पेशेंट में होता है। ये चिल्ड्रन में भी होता है और ग्रोइंग चिल्ड्रन में भी ज़्यादा होता है। इसमें एनेरेक्सिया भी होता है। एनेरेक्सिया मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगना। उसके बाद आता है फीमेल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। फीमेल में आयरन डिफिशियंसी प्रेगनेंसी के समय होता है और लैक्टेशन के समय भी होता है, जिससे बच्चे को अच्छा से माँ के दूध से जो भी आयरन मिलता है वो अच्छा से नहीं मिल पाता है। मेंस्ट्रुएशन में भी होता है। मेंस्ट्रुएशन में 2 तरह के होते हैं, एक मेनोरेजिया होता है जिसमें ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और एक प्रेमेनोरेजिया जिसमें मंथ में 2 बार मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, और एक होता है ओलीमेनोरेजिया। ये हुकवर्म की वजह से भी एनीमिया होता है। हुकवर्म हमारे ब्लड को सॉक कर लेता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। पाइल्स में भी एनीमिया होता है। मेलिना इसमें लैट्रिन में ब्लड आता है, इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन की वजह से मेलिना होता है। रिकरेंट ब्लड ट्रांसफर में भी एनीमिया होता है। कोई दवा खाने से आरबीसी के सेल को तोड़ता है, या हीमोफेज खखार में ब्लड आना ज़्यादा दिन से। एनीमिया में ज़्यादा नींद आता है, आलस ज़्यादा आता है, आँख पीला हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाता है। इसमें पल्पिटेशन भी होता है और बाल झड़ता है, कार्डियक अरेस्ट भी होता है। टेस्ट ऑफ एनीमिया में सीबीसी का टेस्ट किया जाता है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट। बोन मैरो की जांच की जाती है और किडनी की भी जांच की जाती है। मेगानोब्लास्टिक एनीमिया ये विटामिन की कमी से होता है, जैसे खाना पीना में कमी, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित या टीबी के पेशेंट और लिवर डिजीज में भी होता है। इनिशियल इंटेस्टाइन डिजीज, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, ये पुअर न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी और लिवर डिजीज में होता है। थायराइड में भी होता है। एनीमिया परनेसिस B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। डायरिया और शरीर पीला हो जाता है, टंग वाइट हो जाता है और हाथ पैर में झंझनाहट होता है। हेमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी की फॉर्मेशन में गड़बड़ी, आरबीसी को ब्रेक डाउन होना और आरबीसी का टाइम से पहले ब्रेक हो जाना, और जॉन्डिस में भी। एनीमिया के कारण सिकल सेल एनीमिया, हंसुआ के आकार का तेजी से हेरेडिटरी बीमारी, बिलिरुबिन में की काउंटिंग का बढ़ना, और दवा में थायरोसब्सटेंस और विटामिन सी दिया जाता है। सीबीसी काउंट और न्यूरोबिल काउंट किया जाता है एनीमिया में। और राम, मेरा नाम नीपू कुमारी है। आज CBS पढ़ाने जा रही हूँ। हार्ट के 4 लेयर होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम।
एसी नोड 100 पर मिनट के हिसाब से इम्पल्स प्राप्त करता है। एवी नोड 60 से 40 पर मिनट के हिसाब से इम्पल्स प्राप्त करता है। राइट एटेरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है और बाइकॉस्पिड वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। आरोटा आर्टरी के शुरुआत में होता है और पल्मोनरी आर्टरी के शुरुआत में होता है। ब्लड सुपेरियर वेना कावा इन्फेरियर वेना कावा से ब्लड राइट एटेरियम में आता है। वहाँ पे संकुचन होता है, फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व खुलता है और लेफ्ट एटेरियम में आता है, फिर वहाँ संकुचन होता है। पल्मोनरी वेन खुलता है और O2 ब्लड लंग्स तक आता है। फिर वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर वहाँ संकुचन होता है, बाइकॉस्पिड वाल्व खुलता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वहाँ संकुचन होता है, आरोटिक वाल्व खुलता है आयोटा और आर्टरी के द्वारा पूरा बॉडी में ब्लड जाता है। Hello friends, myself Utsav Kumar Chaube. I live at Raj. I did topic vitamins, then nutrients. विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी एंड सी होते हैं, ये हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं रह सकते हैं। और जो फैट सोल्यूबल होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई होता है। उसमें विटामिन के भी होता है, यह हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। और विटामिन ए जो होता है उसमें उसको फैट सोल्यूबल या रेसाइनल भी कहा जाता है। उसको यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन जो होता है कैल्शियम, ब्लड को कैल्शियम मेंटेन करके रखता है। और इसका सोर्स होता है, इसका सोर्स मिल्क से होता है, एग से होता है, पनीर से होता है और ग्रीन वेजिटेरियन से भी होता है, कैरोट से होता है, पपाया से होता है और मैंगो से भी होता है। इसका डिफिशियंसी है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी कहा जाता है इसको हिंदी में। विटामिन बी होता है, विटामिन बी इसका वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन B1 थायमीन होता है, इसका फंक्शन है ब्रेन को डेवलपमेंट करता है और इसका डिफिशियंसी है बेरी। इसका सोर्स होता है सूरजमुखी से, सूरजमुखी का बीज होता है इसका सोर्स। और अनार और अंगूर और संतरा से, अंडे से भी होता है। विटामिन B12 रिबोफ्लेविन, इसका फंक्शन होता है स्किन हेल्दी। डिफिशियंसी होता है इसका एस्टोमेटोसिस और आई रेडनेस, स्किन डिजीज। इसका सोर्स होता है बनाना से, मिल्क से, कर्ड से, मीट से, एग से और बीन्स आदि बहुत ही किसी और से होता है। विटामिन B3 नायसिन, इसका फंक्शन होता है कंट्रोल, बीपी को कंट्रोल रखता है। और इसका डिफिशियंसी होता है हेडेक, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना आदि बहुत और सारे होते हैं। इसका सोर्स होता है खजूर से, दूध से, अंडे से, टमाटर से, गाजर से, मूंगफली से और अनार से, गन्ना से। विटामिन B5 इसका पैनोथेनिक एसिड होता है। इसका फंक्शन होता है बालों को सफ़ेद होने से बचाता है और स्ट्रेट तनाव को दूर रखता है। इसका डिफिशियंसी होता है पेलेग्रा 4D सिंड्रोम। इसका सोर्स होता है मांस और मूंगफली, आलू और टमाटर, ग्रीन वेजिटेरियन। विटामिन B6 पाइरिडोक्सिन, फंक्शन होता है इसका सुबह में थकान को और अनिद्रा को दूर करता है, तनाव को भी दूर करता है। डिफिशियंसी इसका होता है एनीमिया, स्किन डिजीज
इसका सोर्स है मांस, अनाज, केला, सब्जी, सब इसी का सोर्स है। विटामिन B7, बायोटीन, इसका फंक्शन होता है त्वचा और बालों को अच्छा रखता है। इसका डिफिशियंसी है डर्माटिटिस और पैरालिसिस, शरीर में दर्द, हेयर फॉल, पेन ऑल ओवर बॉडी। इसका सोर्स है मिल्क, पनीर, etc। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, फंक्शन होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, ग्रोथ, गठिया, यूजेज इन प्रेगनेंसी। इसका डिफिशियंसी होता है एनीमिया ऑफ डायरिया। इसका सोर्स होता है एग, मिल्क, वेजिटेबल्स, दाल या सोयाबीन में भी। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, इसका फंक्शन होता है हेल्प्स इज द फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल, इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका डिफिशियंसी होता है एनीमिया और माउथ में अल्सर, etc। सोर्स इसका होता है मिल्क, पनीर, मीट, फिश, लिवर। फंक्शन ऑफ B कॉम्प्लेक्स, मेंटेन ब्लड लेवल को मेंटेन करके रखता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, हेयर को भी ग्रोथ करता है और ब्रेन फंक्शन को भी ग्रोथ करता है। बेरी भी होता है और स्किन ड्राइनेस नहीं होता है और हेयर फॉल नहीं होता है, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है। इसका सोर्स है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश मीट, बीन्स, चिकन, etc। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर को सोल्यूबल करता है विटामिन में। इसका फंक्शन है, इसका मोस्ट फंक्शन स्किन से होता है और इसका रिकवरी जो होता है वो सेल डैमेज होने से होता है बॉडी में। इसका डिफिशियंसी है एस्कॉर्बिक डिजीज से, चर्म रोग से, इन्फ्लामेशन से और गॉम से, मसूड़ा जो फूल जाता है उससे भी। और विटामिन इसका सोर्स होता है खट्टे फल, संतरा, नींबू, अंगूर आदि से। विटामिन D, it is most important of bone, it improve immune system। इसका डिफिशियंसी है रिकेट से और इसका सोर्स है सनलाइट से। विटामिन E, फैट सोल्यूबल, इट मेंटेन फंक्शन स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम से। इसका डिजीज है इम्पोर्टेंसी इनफर्टिलिटी। इसका मेन सोर्स है ऑयल, वेजिटेबल और बादाम, वनस्पति, अंडा, मिल्क, etc। विटामिन K, फाइलोक्विनोन, यह वसा में फैट सोल्यूबल है। इसका फंक्शन है हेल्प्स इन मेकिंग प्रोलीन फॉर बोन एंड टिश्यू। इसका डिजीज है रिड्यूस लेवल इन कॉजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसका सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन और टोमेटो, etc। चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं। Hello everyone, my name is Sakshi Kumari. Today I study respiration. So let's start it. Respiration, CO2 लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को respiration कहते हैं। इसका मेन फंक्शन, मेन ऑर्गन होता है लंग्स और इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड और टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाना। और रिस्पायरेशन दो तरह का होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन CO2 और O2 में लंग्स तक गैस मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना। और इंटरनल हो गया गैस में ब्लड और टिश्यू में गैस का आदान प्रदान करना। रिस्पायरेशन ट्रैक एंड ऑर्गन, सबसे पहले नोज आता है, उसके बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स तीन प्रकार के होते हैं,
ओरोफैरिंक्स, नोसोफैरिंक्स और लैरिंगोफैरिंक्स। नोसोफैरिंक्स नाक के पीछे वाले भाग को नोसोफैरिंक्स कहते हैं। ओरोफैरिंक्स या मुंह के पीछे वाले भाग होता है, इसमें फूड और लिक्विड जाता है। लैरिंगोफैरिंक्स या फैरिंक्स के सबसे निचला भाग होता है, जो फैरिंक्स के सामने की तरफ फैरिंक्स के सामने की तरफ खुलता है, और ओसोफैरिंक्स के पीछे की तरफ क्लोज होता है। उसके बाद हाइपोक्सिया, जब O2 की मात्रा कम हो जाती है तो हाइपोक्सिया होता है, और जब O2 की मात्रा उससे भी कम हो जाती है तो उसे एनेक्सिया कहते हैं। लैरिंक्स या फैरिंक्स और ट्रेकिया के बीच में होती है। यह कार्टिलेज का बना होता है। कभी कभी यह गले पर उभर आता है। ये पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बड़ा दिखता है। इसे वोकल कार्ड भी कहा जाता है। वोकल कार्ड के बीच के स्पेस को ग्लोटिस भी कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। इसको स्वेलिंग के दौरान लैरिंग कवर करता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। उसके बाद ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया यह ट्यूब के वैसे आकृति होता है जो शुरू होता है और चेस्ट के ऊपर हार्ट तक होती है। इसमें कार्टिलेज बना हुआ फ्रेम की तरह होता है, जो घोड़े की नाल के जैसा होता है जो इसे खुला रखने में मदद करता है। पूरे ट्रेकिया में कार्टिलेज होता है। सारे कार्टिलेज का बना हुआ फ्रेम ट्रेकिया के पीछे से खुला रहता है, ताकि स्वेलिंग के दौरान परेशानी ना हो। ट्रेकिया लैरिंग्स में लंग्स तक एयर पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद आता है ब्रोंकी ट्रेकिया के दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकी कहा जाता है, जो लंग्स में इंटर करता है। राइट ब्रोंकी का डायमीटर लेफ्ट की तुलना में ब्रोंकी मतलब छोटा होता है। उसके बाद आता है इंट्रोड्यूस ऑफ रिस्पायरेशन, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट एंड डिफरेंट एज। न्यूबॉर्न में आ गया 30 से 60 बीट पर मिनट, और अर्ली चाइल्डहुड में 20 से 40 बीट पर मिनट, और लेट चाइल्डहुड में आता है 15 से 25 बीट पर मिनट, और एडल्ट में 12 से 20 बीट पर मिनट था। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। इसके पास राइट लंग्स विड्थ होता है, और ये 625 ग्राम का होता है, और लेफ्ट लंग्स होता है स्मॉलेस्ट होता है, और ये 575 ग्राम का होता है। राइट लंग्स में दो फीचर और 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग्स में 1 फीचर एंड 2 लोब्स होते हैं। ये राइट लंग्स शॉर्टर होता है, और लेफ्ट लंग्स लॉन्गर होता है। Thank you so much. Hello, good morning everyone. Today I am going to deal topic typhoid fever. टाइफाइड फीवर जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। मुख्यतः हमारे शरीर में 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो सेमुनेला टाइफाई होता है एक, और एक सेमुनेला पाराटाइफाई होता है। सेमुनेला पाराटाइफाई जो होता है वो 2 प्रकार में बढ़ता है, ए और बी आता है इसका। और देखिए जो इसका मेन कॉज होता है टाइफाइड का, एक इस तरफ फैलता है, जैसे हम लोग कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कोई कुक जो होता है बड़े बड़े से कुक होते हैं लोग टाइफाइड से पीड़ित है, और बिना हैंड वॉश किए खाना प्रिपेयर कर दिया, उससे टाइफाइड फैलता है। इसका मुख्य जांच जो होता है वो होता है वाल्डर टेस्ट होता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक वाल्डर स्लैब टेस्ट होता है, और एक वाल्डर ट्यूब टेस्ट होता है। तो वाल्डर ट्यूब टेस्ट को हम लोग टेस्ट जब करते हैं तो उसमें जो आता है NT-TH जो वैल्यू आता है, अगर वो 1:160 हो गया, ज़्यादा हो गया उससे, और NT-TO जो होता है वह 1:80 से ज़्यादा हो गया, तो ये टाइफाइड पॉजिटिव माना जाता है। इसका जो
वाल्टर ट्यूब टेस्ट है वो इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये 7 से 14 दिन के बाद वही ट्यूब पता चलता है, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। और नहीं, इससे अच्छा रहता है ब्लड कल्चर होता है, यूरिन कल्चर होता है, बोन मैरो कल्चर होता है। ये तो ज़्यादा सारे हो गए जो टेस्ट हो गए। इसका सिम्टम जो होता है, जो फर्स्ट वीक में सिम्टम होगा वो लैडर फीवर होगा, जिसे सुबह में हम लोग का टेम्परेचर हाई होगा और शाम जाते हुए टेम्परेचर लो हो जाएगा बॉडी का। फिर से हल्का हल्का फ्रंटल हेडेक आएगा और ड्राई कॉफ आएगा। फिर दूसरे सप्ताह में जो इसका सिम्टम होगा वो लैक ऑफ नर्व सिस्टम, हमारे जो ट्रे थी जिसे हम लोग कह सकते हैं ब्रेडिकार्डिया, जिससे नर्व्स जो घटने लगता है। उसके बाद फुलनेस ऑफ एब्डोमिनल, हम लोग का पेट फूलने लगता है। उसके बाद जो स्प्लीन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद इसका 3rd वीक का जो सिम्टम होता है वो पीसोल डायरिया जो होता है, ये 3rd वीक में सिम्टम आ जाता है। इसका एप्टीट्यूड डिक्रीजेज हो जाता है, यानी भूख हम लोग को कम लगता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एनॉक्सिया, भूख बहुत कम लगता है और वेट हम लोग का लॉस होने लगता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो एंटीबॉडी से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग को डायरिया हो, टाइफाइड होता है, तो हम लोग पपाया खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, उसके बाद एप्पल भी खा सकते हैं, एक्सेट्रा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज श्वेता कुमारी और हम आज पोजीशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पोजीशन तेरे को होता है सुपाइन पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज पीठ का बल लेटता है, शरीर यूजेस उसका है शरीर के सुपाइन पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज पीठ के बल लेटता है, सिर और कूल्हे के पास तकिया लगा सकता है आराम देने के लिए। और यूजेस इसका है वाइटल साइन देखने के लिए या शरीर के ऊपरी हिस्सों के जांच के लिए। प्रून पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज पेट के बल लेटता है और बाईं करवट, पैर हल्का सा मुड़ा हुआ रहेगा। इसका यूजेस है सिटिंग पोजीशन। इस पोजीशन में मरीज बैठा हुआ रहेगा। यूजेस इसका है वाइटल साइन देखने के लिए या शरीर के ऊपरी हिस्सों के जांच के लिए। स्टैंडिंग पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज सीधा खड़ा रहेगा, हड्डी या उसके ऊपरी हिस्सों के जांच के लिए। साइड लेटर पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज कमर और कूल्हों के प्रेशर को हटाने के लिए करवट लेटा रहेगा। और लेफ्ट लेटर पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज बाईं करवट लेकर सोया रहेगा, इनेमा लगाने के लिए इसके यूजेस है। ट्रेडेबली पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज सुपाइन पोजीशन में रहेगा लेकिन बेड के तरफ से पैर थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। डिलीवरी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज डिलीवरी के टाइम उसका पैर पैदाने के ऊपर रहेगा उठा हुआ। उसके बाद कार्डिक पोजीशन, ये हृदय मरीज के लिए होता है जो बेड के ऊपर डबल बेड लगाएंगे उसके हाथ को आराम देने के लिए। और उसके बाद है डार्सल रिकमेंड पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज सुपाइन पोजीशन में रहेगा लेकिन सुपाइन पोजीशन में रहेगा, पीठ के बल पैर थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद नी चेस्ट पोजीशन, घुटना और छाती दोनों सटा हुआ रहेगा। इसका यूजेस है रेक्टम जांच के लिए। सेमी फ्लावर पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज का बेड हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री तक उठा सकते हैं उसको आराम देने के लिए। या उसके बाद है रिवर्स डबलर पोजीशन, इस पोजीशन में मरीज सुपाइन पोजीशन में रहेगा। और मेरा नाम सीता कुमारी है और मैं CBS पढ़ने गई। CBS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट के 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और 4 चेंबर होते हैं। राइट एटेरियम और लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और हार्ट चलो ट्रिकस्पिड valve चुप ना।
पल्मोनरी बल्ब पल्मोनरी आर्टरी की शुरुआत में पाया जाता है। और एरोटिक आर्टरी की शुरुआत में पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सर्वप्रथम शरीर में पाए जाने वाले सारे अशुद्ध ब्लड सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट के पहले चेंबर राइट आर्टेरिया में आता है। फिर वहां से संकुचन होता है, बिस्कुट बल्ब खुलता है और राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर वहां से संकुचन होता है, पल्मोनरी वाल्व खुलता है। पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में आता है। लंग्स में गैसीय एक्सचेंज होता है और वहां से पल्मोनरी वाल्व खुलता है और राइट आर्टेरियम लेफ्ट आर्टेरियम में आता है और वहाँ संकुचन होता है। बिस्कुट वाल्व खुलता है। बिस्कुट वाल्व खुलने से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ से एरोटिक और एरोटा के द्वारा सारे शरीर में पहुँच जाता है। साउंड हार्ट के दो साउंड, लॉक साउंड और डॉप साउंड। लॉक साउंड ट्रिकस्पिड बॉल और बिस्कुट बॉल जब दोनों एक साथ बंद होते हैं तो लॉक साउंड होते हैं। और डॉप साउंड एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व जब दोनों एक साथ बंद होते हैं तो डॉप साउंड का आवाज आता है। वेन और आर्टरी में अंतर। आर्टरी हार्ट से निकलकर सेल तक जाने वाली ब्लड वेसल्स को आर्टरी कहते हैं। आर्टरी ज्यादा इलास्टिक होता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरी में ब्लड तेजी से होती है। आर्टरी स्किन की गहराई में पाई जाती है। आर्टरी में पल्स रेट पता नहीं चलता है। आर्टरी में वाल्व नहीं पाया जाता है। वेन सेल से निकलकर हार्ट तक जाने वाली ब्लड वेसल्स को वेन कहते हैं। वेन कम इलास्टिक होता है। वेन में ब्लड बहने की गति कम होती है। वेन का रंग पार्क रेड होता है। वेन स्किन की ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। वेन में पल्स रेट पता नहीं चलता है। वेन में वाल्व पाए जाते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। एसे नोड और 4 प्रकार के होते हैं। एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुर्किंजी फाइबर। एसे नोड का पूरा नाम साइनोएटेरियम नोड होता है। यह 100 पर मिनट के हिसाब से इम्पल्स प्रदान करता है। और एवी नोड का पूरा नाम एटेरियम वेंट्रिकल नोड होता है। यह 40 से 60 पर मिनट के हिसाब से इम्पल्स प्रदान करता है। बंडल ऑफ हीज एवी नोड, इसका बंडल ऑफ हीज इसका दूसरा नाम एवी नोड होता है। यह एवी नोड से इम्पल्स प्राप्त कर पुर्किंज फाइबर को देता है। पुर्किंज फाइबर यह बंडल ऑफ हीज से इम्पल्स प्राप्त कर एपेक्स ऑफ हार्ट को देता है। जय श्री राम। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार महतो हुआ। मैं GDA कोर्स करने आया है। कौन सी बोलते हैं कैथेटर के बारे में, हम पुलिस कैथेटर के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। हो गया सर, बताइए उसके बारे में। पुलिस कैथेटर के लगाने से पहले किस मरीज को लगाना चाहिए, पहले उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे उसको यूरिन रुक गया है, जैसे यूरिन रुक गया हो, ऑपरेशन वाला मरीज हो, ठीक, इमरजेंसी जो भी मरीज है बेड पर लेटने वाला, अपने से पैर पर अपने से उठ कर नहीं चल फिर ना पाया, उस मरीज को पुलिस कैथेटर यूरिन बैग लगाने की ज़रूरत है। ठीक भाई, सब लगाने की ज़रूरत है। तो इस सब लगाने वाला सामान है जो लगता है, उसको सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश कर लेने के बाद में ग्लव्स लगाएंगे। ग्लव्स लगाने के बाद में पुलिस कैथेटर लेंगे, यूरिन बैग लेंगे, जाइनोकेंजेली लेंगे, डिस्टी वाटर लेंगे, 10 ml सिरिंज लेंगे। उसके बाद में क्या बोलते हैं लेंगे, किडनी ट्रे में रखेंगे। जितना सामान है उस सबको लगाने वाला वो सब रख लेंगे। रख लेने के बाद में उसको कौन पोजीशन होता है, सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। सुपाइन पोजीशन में डार्सल पोजीशन में लेटा देंगे। जाइलोकेंजेली जो है ना, जाइलोकेंजेली जो पुलिस कैथेटर पर हम लगा लेंगे। लगा के पेनिस जो है ना बाएं हाथ से रखेंगे पूरे,
अपने ऐसा हिसाब से रखेंगे जो उसको लूज नहीं होने पाए। अगर लूज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लूज अगर नहीं होगा तो पुलिस कैटेटर आराम से धीरे धीरे जितने ही आराम से डालेंगे उतना ही समझ में आएगा कि जहाँ पुलिस कैटेटर यूरिन बैग में मैंने क्या बोलते हैं पेशाब के थैली में जा रहा है। जब पेशाब के थैली में जब चल जाएगा तो उसके बाद में जो पेशाब यूरिन जब आने लगेगा तब उसके बाद में यूरिन बैग जो है ना लगा देंगे। लगा देने के बाद में इसको डिस्टिल वाटर 10 ml से डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद में देख लेंगे जो डिस्टिल अगर यूरिन आ रहा है तो उसको थोड़ा सा खींचेंगे। खींचने के बाद में लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में उसका जो जहाँ है ना टांगने वाला सेट करने वाला वहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद में जो भी सामान है उसका जो कचरा प्रोडक्ट है वो सब उठा के हम येलो में हम रख देंगे। रख के उसके बाद में अपना ग्लव्स निकाल के हैंड वॉश कर देंगे। धन्यवाद। जा रहे हैं अगला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो सीपीआर के बारे में हम बता रहे हैं। सीपीआर के फुल फॉर्म से पल्मोनरी रजिस्ट्रेशन कार्डियो। सीपीआर उस मरीज को हम देंगे जैसे उसको हार्ट और लंग्स दोनों काम करना बंद हो गया है। जैसे उस मरीज को हार्ट लंग्स काम करना बंद हो जाता है। जैसे छत पर से गिरा उस मरीज को, जैसे ओवरडोज दवाई पड़ गया उस मरीज को, जैसे पानी में डूबा हुआ उस मरीज को, ठीक बा। जैसे बिजली का शॉट लगा हो उस मरीज को। ये जितना मरीज है ना जो हार्ट और दोनों लंग्स जो काम नहीं कर रहा तो उस मरीज को सीपीआर देंगे। सीपीआर देने से पहले उसको चेक करेंगे और रेडियल आर्टरी से और यहाँ आरोटिक आर्टरी से हम उसको दोनों देख लेंगे हार्ट और पल्स। अगर देखने के बाद में दोनों नहीं मिलेगा तो उसके बाद हम मरीज को दोनों देखेंगे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। नहीं बोलेगा तो उसको सीपीआर देने के लिए सुपाइन पोजीशन में हम लेटा देंगे। लेटा देने के बाद में हम इमरजेंसी कॉल पर हम बोल देंगे, फोन कर देंगे। जब तक इमरजेंसी मरीज नहीं आ रहा है, भले एम्बुलेंस नहीं आ रहा है, जब तक हम लोग सीपीआर देते रहेंगे। सीपीआर देंगे। जो भी आदमी है हमारे पास से अगल बगल में उसको बोल देंगे कि हम सीपीआर हम दे रहे हैं। जैसे हम दे रहे हैं जब हम थक जाएंगे तो उसके बाद में आप देते रहिएगा। जब तक एम्बुलेंस गाड़ी नहीं आएगा जब तक हमको सीपीआर देते रहना। और सीपीआर देंगे 1 मिनट में कम से कम 100 बार देंगे और 2 बार एयर वेंटिलेशन। पहले गाला में देखेंगे उसको फंसा हुआ कि नहीं फंसा हुआ। अगर नहीं फंसा हुआ तो उसको एयर वेंटिलेशन नाक बंद करके उसको दे देंगे 2 बार। उसके बाद में जब तक एम्बुलेंस गाड़ी नहीं आएगा, जब उसके खांसने नहीं लगेगा जब तक हम देते रहेंगे। और जब खांस देगा तो समझ में आ जाएगा कि जो मरीज अब बचने का चांस है। जितना ही तेजी से अगर सीपीआर देना है उतना ही बचने का पूरा चांस है मरीज का, ठीक। और उसके बाद में जब आ जाएगा एम्बुलेंस गाड़ी तो उसके बाद में नेबुलाइजर कौन सी बोलते हैं ऑक्सीजन उसको लगा दिया जाएगा। लगा के उसके बाद में इमरजेंसी में भेज दिया जाएगा। समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है। मैं जीडीए का बैच क्लास पढ़ता हूँ। मैं आज वाइटल साइन के बारे में बताते हैं। वाइटल साइन क्या है? वाइटल साइन वो है जो मरीजों के द्वारा वाइटल साइन में 2 तरह का होता है, साइन सिस्टम। साइन वो है जो स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा पेशेंट में देखा जाता है, उसे ऑब्जेक्टिव भी डाटा भी कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य कर्मी बीपी, पल्स रेट, हार्ट रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन जांच करते हैं। सिस्टम पेशेंट के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को बताया जाए और सब्जेक्टिव डाटा भी कहते हैं। जैसे पेशेंट द्वारा सर दर्द, शिकायत करना या थकान, बुखार इत्यादि को बताना। ब्लड प्रेशर
वाइटल साइन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है, वाइटल साइंस करते हैं। इसमें 5 तरह का होता है: टेम्परेचर, पल्स रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, SpO2। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल होता है 120/80। हाइपरटेंशन में हो जाता है 90/60। हाइपर में टेंशन हो जाता है 150/100। पल्स रेट का नॉर्मल वैल्यू होता है 60 से 100 बीट पर मिनट। ब्रेडिकार्डिया लोअर देन 60 बीट पर मिनट। टेकिकार्डिया हाइपर देन 100 बीट पर मिनट। टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। हाइपोथर्मिया इसमें होता है 98 फ़ारेनहाइट। हाइपरथर्मिया इसमें होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑक्सीजन नॉर्मल वैल्यू होता है 95 से 98%। हाइपरजेमिया लोअर देन 94 से 94%। हाइपरथर्मिया हायर होता है देन 100% बीट पर मिनट। रिस्पिरेशन नॉर्मल होता है एडल्ट में 12 से 20 पर मिनट। इनफेक्ट में होता है 16 से 25। इसमें ब्रेडिपेनिया लोअर देन 12 से 20 पर मिनट। ट्रेकीपेनिया हाइपर देन 20 बीट पर मिनट।